बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इस सिलसिले में आज हमारा लेक्चर 8 है, जिसमें हम बात करेंगे बायोलॉजिकल मेथड की। तो जब हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं तो आज के हमारे लेक्चर कंटेंट्स क्या होंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, और ये हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हम स्टडी करेंगे बायोलॉजिकल मेथड को, फिर बात करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, और फिर वो जो स्टेप्स हैं जिसमें सारा हम बायोलॉजिकल मेथड स्टडी करेंगे, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स, रिजल्ट्स एंड थ्योरी एंड लॉ। तो ये आज के हमारे जो है ना वो लेक्चर कंटेंट्स हैं। आज हमने बायोलॉजिकल मेथड को डिटेल समझना है। साइंस क्या चीज़ है? द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज डिराइव्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फील्ड। अब इस नॉलेज को क्या किया जाता है, छोटे छोटे सब डिवीजन्स में तकसीम किया जाता है, जैसे बायोलॉजी है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे जियोलॉजी है। ये सारी जो हैं ये क्या हैं, सब डिवीजन्स ऑफ साइंस हैं। और अगर हम इन सब को देखें तो इनमें क्या होता है, एक बड़ा स्कीमेटिक स्टडी होती है, एक स्कीमेटिक बॉडी है नॉलेज की, एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की, जिसको वो हासिल किया जाता है बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड रिलायबल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से। तो इसको हम साइंस कहते हैं। और इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो ये क्या होता है, द लॉजिकल एंड अप्लाइड एक्शन इंक्लूडिंग द एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इंटरेक्शन फिजिकल एंड द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेंस एंड एक्सपेरिमेंट। कि इसमें हम क्या कहते हैं, वो ये एक लॉजिकल एंड अप्लाइड एक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन होती है, जो फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड को आपस में ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बेस पे रिलेट करती है। और ये सारा इसी साइंस में आ जाता है। और अगर इससे भी सिंपल वर्ड में हम बात करें तो साइंस क्या होती है? साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसमें क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, जिसमें हम उन ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन एक्सपेरिमेंट की बेस पे आगे लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं। तो ये जो है साइंस है। तो इसके बाद आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस की। तो साइंस की 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है साइंस एज अ नॉलेज, जिसमें आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स, आ जाते हैं इंटर रिलेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, प्रिडिक्शन है। तो ये सारे जो हैं ये किस में आ जाते हैं, ये उसके पहले कैरेक्टर में, नॉलेज में। अब दूसरे नंबर पे जो आ जाता है साइंस की कैरेक्टरिस्टिक में, वो है मेथड। तो मेथड में क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रॉब्लम को रिलेटिंग टू साइंस सॉल्व किया जाता है। उसके स्टेप्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, हाइपोथेसिस है, वेरिफिकेशन है, मेजरमेंट्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये इसके स्टेप्स हैं मेथड के। इसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस है, इसमें बात करते हैं हम साइंटिफिक टूल्स की, जैसे कि लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर हम बायोलॉजिस्ट हैं तो बायोलॉजिस्ट में क्या माइक्रोस्कोप हो गया, ओवन हो गया, दूसरे जो ग्लास वेयर्स आ गए, ये तो ये सारे क्या हैं, ये टूल्स हैं। इसके अलावा अगर कोई डाटा साइंस है तो उसमें क्या होता है, क्वेश्चनेयर आ जाता है, इंटरव्यू स्केड्यूल्स आ जाते हैं, सैम्पलिंग आ जाती है। तो ये सारे क्या हैं, टूल्स हैं। आज हमने बात किसकी करनी है? आज हमने बात करनी है साइंस एज अ मेथड, और उसमें भी हमने स्पेसिफिकली किसको डील करना है, हमने आज बायोलॉजिकल साइंस को डील करना है, बायोलॉजिकल मेथड को डील करना है। तो इसके बारे में हम सीखते हैं। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? The scientific method in which biological problems are solved is called biological method। तो ऐसा scientific method जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। एज साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि जिस तरह के साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, लाइक अदर साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंस आल्सो हैज अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। कि जिस तरह दूसरी साइंसेस हैं, इसी तरह बायोलॉजिकल साइंस भी है, और ये भी किस पे डिपेंड करती है, एक सेट ऑफ मेथडोलॉजी पे डिपेंड करती है, और ये सेट ऑफ मेथडोलॉजी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पर बेस्ड करता है। तो इसी तरह हमने यहाँ पर, जिस तरह हमने पीछे साइंस की कैरेक्टरिस्टिक की बात की, तो बायोलॉजी भी एक साइंस है, तो इसका अपना एक सेट ऑफ मेथडोलॉजी है। जो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से। तो हम अगर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जब भी कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, ऐसा मसला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है, तो फिर हम आगे क्या करते हैं, एक सेट बनाते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं।
आफ्टर एनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिकल मेथड ऑलवेज बिगिन विद द चांस ऑब्जर्वेशन, कि जब भी कभी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है बायोलॉजिकल मेथड किससे होता है, ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट होता है। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ क्लोजली ऑब्जर्विंग और मॉनिटरिंग समथिंग और समवन by using 5 senses के vision, hearing, smell, taste, touch with reliable instruments। कि अब क्या होता है कि ये एक्शंस हैं, ये वो तरीकाकार है जिसमें क्या किया जाता है, क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है किसी भी चीज़ को 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हुए और विद दी हेल्प ऑफ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम 5 सेंसेस, और कई बार जब हमारी जो सेंसेस हैं ये चैलेंज हो जाती हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम आंख से नहीं देख सकते, वैसे तो हम आंख से भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं लेकिन आंख की एक लिमिट है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम फिर जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस में थर्ड था टूल्स, तो उन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं और उस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हुए आगे फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये कोई भी ऐसा कमेंट है, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं हम इन 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, और साथ साथ में हम जो डिफरेंट टूल्स हैं उनको भी लेते हैं और उनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टूल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिस्ट के लिए माइक्रोस्कोप है, थर्मामीटर है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में ओवन आ गया, उसके ज़रिए से भी हम कर सकते हैं, या जो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको हम लेकर हम आगे इस्तेमाल करके तो हम जो है ऑब्जर्वेशंस करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन की। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 किस्म की हैं। एक ऑब्जर्वेशन है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होती है, दोज ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर डिटरमिन्ड बाय डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस अदर देन मेजरमेंट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऐसी ऑब्जर्वेशन कि जिसको हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस से डिस्क्राइब करते हैं, हम उनको एक्चुअली मेजर करके इन दी फॉर्म ऑफ फिगर्स नहीं दे सकते, इनको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जैसा कि यहाँ पर है फॉर एग्जांपल वार्म वाटर टॉल प्लांट, हम ये नहीं बता सकते कि कितना गर्म पानी है, सिर्फ हम ये कहते हैं कि गर्म पानी है। टॉल प्लांट लंबा पौधा, हम ये नहीं मेजर कर सकते, ये नहीं कहते कि हम भाई ये जो है कितना लंबा पौधा है। तो ये क्या है, दीज आर क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, दोज ऑब्जर्वेशन विच आर डिटरमिन्ड बाय मेजरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। के ये वो ऑब्जर्वेशन है जिनको हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर मेजर कर सकते हैं और इनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड वार्म वाटर 3 फीट टॉल प्लांट, तो ये क्या है, ये अब डिस्क्राइब की जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर, हम इनको मेजर करते हैं और ये एक्यूरेट फिगर्स होती हैं। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या होती हैं, ये वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम इन दी फॉर्म ऑफ नंबर मेजर करते हैं। तो इसी वजह से क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और ज़्यादा हेल्पफुल हैं इन बायोलॉजिकल मेथड। इसके बाद आ जाता है ऑब्जर्वेशंस तब तक किसी काम की नहीं जब तक हम क्या करते हैं, कोई हाइपोथेसिस बनाते। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, अ ट्रायल एक्सप्लेनेशन ऑफ द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन स्टेटेड टू मेक प्रिडिक्शन एंड एक्सपेरिमेंट पॉसिबल एज observer organizes observation into data form and give a statement as per experience and background knowledge of the event. This is hypothesis। कि कोई भी ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसकी एक ऐसी स्टेटमेंट बनाता है अपने एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से कि उसको टेस्ट किया जा सके। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस। तो अब हाइपोथेसिस करैक्टर्स की बात करते हैं। तो इसकी करैक्टरिस्टिक में सबसे पहली बात कि इट मस्ट बी वेरी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड स्टेटेड इन अ वे दैट इज़ टेस्टेबल। कि ये बहुत सादा हो, आसानी से समझ आने वाली हो और जांची जा सके। इसके बाद इट इज़ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू द बायोलॉजिकल क्वेश्चन और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। के जो बायोलॉजिकल क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम थी, उसको ये क्या करे, ये आसानी के साथ एक्सप्लेन कर सके कि भाई ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आगे फिर क्या करें, हम जो आगे उसका जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली अ फोरकास्ट एंड हैज़ नॉट येट बिन प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। ये असल में पहले से ही हमने एक बयान सा बनाना होता है, ठीक है, प्रूव या डिसप्रूव नहीं होता, यानी इसको हमने बाद में प्रूव या डिसप्रूव करना है। हमने ऐसा बयान बनाना है जो बाद में, यानी फोरकास्ट है, अपनी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन को हमने इस तरह सेट कर दिया है कि ये आगे जाकर
जो है ना प्रूव हो सके, अगर ये जो है वो सक्सेसफुल रिजल्ट हमें आ जाते हैं तो ये प्रूव हो जाए, और अगर एक्सपेरिमेंट के जरिए से ये नहीं प्रूव होती तो डिसप्रूव हो जाएगी। यहाँ पर कोई क्लियर नहीं होता, हम अपने अवेलेबल नॉलेज के मुताबिक इनको सेट करते हैं कि आगे एक्सपेरिमेंट लगा सकें इस पर। A statement is considered testable if evidence can be collected that either does or does not support it subject to experiment। कि हम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो इसको टेस्ट कर सकें, ठीक है, और ये जो है ये क्या करते हैं, ये हम आगे फॉर एग्जांपल सब्जेक्टेड टू एक्सपेरिमेंट के, इनको हमने आगे एक्सपेरिमेंट को सब्जेक्टेड कर देना है कि आगे हमने एक्सपेरिमेंट लगा देना है इस पर, उससे फिर आगे जो ना क्या होगा ये टेस्ट होगी, और टेस्ट होने के बाद ये प्रूव या डिसप्रूव हो जाएगी। Formulating of hypothesis. There are two ways to formulating hypothesis. A hypothesis can be result of the deductive reasoning or it can be consequences of inductive reasoning। कि ये दो ways हैं जिनके जरिए से हम क्या करते हैं, hypothesis बनाते हैं। एक deductive reasoning है और एक क्या है, inductive reasoning है। तो बात करते हैं deductive reasoning की। तो deductive reasoning क्या है, it moves from general to specific। It involves drawing specific conclusion from some general principle and assumption। कि हम general principle और assumption को इस्तेमाल करते हुए कोई specific conclusion निकालते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, deductive reasoning। For example अगर हम बात करते हैं कि जो सारे लाहौर के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, और उनमें से जो है एक बंदा हमें जो मिलता है, फॉर एग्जांपल असद लाहौर से बिलोंग करता है, क्योंकि सारे लाहौर वाले अच्छे थे इसी वजह से असद लाहौर से बिलोंग करता है, तो असद भी क्या होगा, अच्छा होगा। हमने क्या किया, पूरे लाहौर की बात की है और पूरे लाहौर में हमने बताया कि सारे अच्छे लोग रहने वाले हैं। असद का हमें नहीं पता था कि वो अच्छा है कि नहीं है, असद कहाँ पर रहता था, लाहौर रहता है, तो इसी बेस पे हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया क्योंकि लाहौर के सारे लोग अच्छे हैं तो असद लाहौर में रहता है तो ये भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो अब इसको हम देखते हैं कि डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इफ एंड देन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू फ्रेम अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। कि हम क्या करते हैं, इफ और देन को इस्तेमाल करके इस हाइपोथेसिस को बनाते हैं। अब इसकी दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि सारे बर्ड्स के विंग होते हैं, एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड्स, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो हैव विंग्स, के इसी तरह क्या होगा, स्पैरोज के भी फिर विंग होंगे। तो यानी हमने कहा कि तमाम बर्ड्स के विंग्स होते हैं, स्पैरो भी एक परिंदा है और उसके बाद क्या होता है भाई, इसके में भी क्या होंगे, विंग्स होंगे। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस देन एनी ग्रीन प्लांट when placed in dark would not synthesize glucose the end product of photosynthesis। कि अगर हम, वो कहता है कि तमाम पौधे जो हैं उनको क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए, और अगर क्या होता है हम उनको डार्क में रखते हैं तो कोई भी पौधा क्या करेगा, ग्लूकोज नहीं बना सकेगा, जो कहाँ पे बनता है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है। तो ये भी क्या होता है, ये भी एक डिडक्टिव रीजनिंग है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगली बात करते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग की। तो इसमें क्या होता है, इट मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इट बिगिंस विद स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। कि अब इसमें क्या होता है, हमने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन लेनी है और उसको आगे फिर क्या करना है, हमने जनरली आगे अप्लाई कर देना है। और इसकी मिसाल के तौर पर मैं इसी को बात करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल असद लाहौर से बिलोंग करता है और असद बहुत अच्छा बंदा है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे लाहौर वाले अच्छे होंगे। हमें लाहौर वालों का नहीं पता, हमें ये पता है कि असद का पता है कि असद लाहौर से बिलोंग करता है और बहुत ही अच्छा है। और अगर हम इसी असद की बेस पे पूरे लाहौर को हम करेक्टराइज कर दें, हम उनको बता दें कि भाई वो सारे के सारे, हमने अज्यूम कर लिया कि वो सारे के सारे लोग अच्छे होंगे क्योंकि असद अच्छा है, तो ये क्या होगा, इंडक्टिव रीजनिंग होगी। अब आपकी बुक वाली एग्जाम्पल लेते हैं कि इफ वी एक्सेप्ट स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स and we know that eagle, parrot, hawk, crow are birds, then we draw conclusion that all birds have wings। कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो है स्पैरोस एक परिंदा है और उसमें क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। फिर दूसरे नंबर हमने कहा कि दूसरे कुछ परिंदे, फॉर एग्जांपल ईगल है, पैरट है, हॉक है, क्रोस, ये भी सारे के सारे परिंदे हैं। तो फिर क्योंकि जिस तरह स्पैरो में पर थे और वो परिंदा था, इसी तरह ये सारे भी परिंदे हैं तो इनमें भी क्या होंगे, पर होंगे। तो इस तरह हम इंडक्टिव रीजनिंग लेते हैं। द साइंस आल्सो देयरफॉर यूज इंडक्टिव मेथड टू जनरलाइज फ्रॉम
स्पेसिफिक इवेंट, कि स्पेसिफिक इवेंट्स को इस्तेमाल करके भी साइंस क्या करती है, आगे फिर हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ वेज होते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम इंट्यूशन और इमेजिनेशन की बात करते हैं कि हम अपने तसव्वुर की बेस पे किसी चीज़ को इमेजिन करके हम आगे हाइपोथेसिस बना लें, या फिर हम क्या करते हैं एस्थेटिक प्रेफरेंस के जमालियाती तर्ज अमल, उसकी बनावट, उसकी स्ट्रक्चर, इस बेस पे हम भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़, साइंटिस्ट रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ को लेकर भी आगे हाइपोथेसिस बनाते हैं, क्योंकि जो रिलीजियस, अगर हम अपने रिलीजन की बात करते हैं इस्लाम की, तो ये इल्म हमें अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अता फरमाया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी चीज़ों का जिक्र किया हुआ है वो चीज़ें क्या हैं, आहिस्ता आहिस्ता साइंस उनको साबित करती जा रही है, ठीक है। एट द एंड क्या होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सारी बातें साइंस के ज़रिए से प्रूव होती जाएंगी और दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी कि जो हम प्रूव कर चुके हैं यह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही इसके बारे में पेशीनगोई कर चुके हैं। तो इस तरह क्या होता है, रिलीजियस आइडियाज़ भी देते हैं, और हमारा इस्लाम तो इसके बारे में बहुत भरा पड़ा है, ठीक है। आजकल आप कोरोना एपिडेमिक्स में ही बात कर लें तो कोरोना एपिडेमिक्स में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मफ़हूम भी है कि आपने वबा में गैर ज़रूरी घर से बाहर नहीं निकलना। और उसके अलावा अगर आप इसी कोरोना की वबा में देखें तो हम क्या करते हैं, वुज़ू करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बार बार जो है अपने एक्सट्रीमिटीज़, हाथ पाँव धोते हैं, जिसके नतीजे में फेस धोते हैं, जिसके नतीजे में अगर कोई जरासीम हमारे हाथ पाँव या फेस पर लगा भी हुआ है तो वो क्या होता है, वाश होता जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी सदाकतें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी वो अब प्रूव होती जा रही हैं और साइंस इस बात को मानती जा रही है। अच्छा, इसके बाद कंपैरिजन एंड एनालॉजी, कि हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह देकर भी हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं। और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, जैसा कि इसकी बेस्ट एग्जांपल आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की है, जिसने क्या किया था, स्टडी कुछ और कर रहा था और डिस्कवर उसने क्या किया था, एंटीबायोटिक कर ली थी। तो ये क्या है, ये कुछ वेज हैं जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बना लेते हैं। These ways can also sometimes form basis for the scientific hypothesis, और ये जो ways हैं ये भी कई बार इस्तेमाल करते हैं और इसको देखकर हम क्या करते हैं, आगे हाइपोथेसिस बना लेते हैं। अच्छा, अब हाइपोथेसिस तो हमने बनाई, और हाइपोथेसिस बनाने का मकसद क्या था, आगे एक्सपेरिमेंट को पॉसिबल करना। जब हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है तो उसके बाद आगे हमने क्या करना है, आगे फिर रिगरस टेस्टिंग होती है बाय द एक्सपेरिमेंट, कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हाइपोथेसिस आर देन सब्जेक्टेड टू रिगरस टेस्टिंग, कि इसमें क्या किया जाता है, शदीद किस्म की टेस्ट किए जाते हैं, और रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ हाइपोथेसिस टू पॉसिबल फाल्सिफिकेशन इन करेक्शन इंक्रीजेस साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस इन द हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ नॉट फाल्सिफाइड, कि जब हम क्या करते हैं, किसी भी हाइपोथेसिस को रैपिडली टेस्ट करते जाते हैं और टेस्ट करने के बाद वो फाल्सिफाई नहीं होती, ठीक है ना, तो इससे क्या होता है, साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस उस हाइपोथेसिस पर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, वो अप्रूव हो जाती है। Any hypothesis that is tested again and again without ever being falsified is considered well supported and generally accepted, कि क्या होता है कि ऐसी हाइपोथेसिस जो अगेन अगेन टेस्ट करने के बाद भी फाल्सिफाई ना हो तो क्या हो, वो आगे वेल सपोर्टेड होती है और जनरली साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस मे बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर फार्मुलेटिंग फर्दर हाइपोथेसिस, सो देयर इज सून अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट विच इज देन कॉल्ड अ थ्योरी, कि अब क्या होता है कि ये जो हाइपोथेसिस थी ये आगे फिर नई हाइपोथेसिस बनाती हैं, और उसके नतीजे में क्या होता है, ये फिर एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, और वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स फिर आगे क्या करती हैं, एक कोलेक्टिवली थ्योरी बना देती हैं। और अगर हम बात करते हैं इन एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरीज की, तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होता है कि ये वो ग्रुप होता है जिसको हमने क्या करना है,
आगे स्टडी करना है और इस पर हमने एक्सपेरिमेंट लगाना है। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अगर हम एक प्लांट में हम स्टडी करनी है फोटोसिंथेसिस, तो हम क्या कहेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम डार्क में रखेंगे, उस पर हमने एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है। और इसके साथ साथ हमने क्या रखना है, कंट्रोल ग्रुप रखना है जो कंपैरिजन ग्रुप होता है, द अदर ग्रुप विच डज नॉट रिसीव टेस्ट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट वेरिएबल लाइट था, तो दिस ग्रुप इज लाइक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक्सेप्ट दैट एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल। एंड जो हमने बात की थी, लाइट एक एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल था, तो हमने जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था उसको डार्क में रखा हुआ है, तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको धूप में रखना है। इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल का फ़र्क होगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने डार्क में रखा हुआ है और इसको हमने कहाँ पर रखा हुआ है, लाइट में रखा हुआ है। तो इसी तरह क्या होता है, जब भी हमने क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाना है, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एक कंपैरिजन ग्रुप होता है जो क्या करता है, एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है। बाद में रिजल्ट्स हम कंपेयर करते हैं और उसके बाद फिर हमें हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का पता चलता है। यस नो, यानी कि एक्सपेरिमेंट के बाद हमें दो ही चीज़ें मिलनी है, यस और नो, कि हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाती है, रिजल्ट अगर हमें जो है वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो ये क्या होगा, फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर नहीं आते तो फिर क्या होगा, नो। अच्छा, नो मीन रिजेक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें बंदा जो है वो फिर आगे क्या करता है, फिर से दोबारा एक्सपेरिमेंट करता है, उसी हाइपोथेसिस को हम जो है ना किसी और पैरामीटर को लेके जो है फिर जो है ना उसको टेस्ट करते हैं। यस लीड्स टू द थ्योरी, कि अगर जो है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी ने यस का आंसर दिया है, तो इसके बाद फिर क्या होगा, ये लीड्स टू थ्योरी। तो थ्योरी क्या होती है, फिर हमने द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ द टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। कि थ्योरी क्या होती है, कि ये वो हाइपोथेसिस हैं जो क्या की हैं, जिन्होंने स्टैंड द टेस्ट ऑफ द टाइम, के एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी को फेस कर लिया है और उस एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी के बाद यस का ऑप्शन आ गया, तो ये क्या हो गया, ये थ्योरी हो गई। अच्छा, थ्योरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अ थ्योरी इज मेड फ्रॉम हाइपोथेसिस व्हिच हैज बीन टेस्टेड बाय मेनी एक्सपेरिमेंट, कि एक ऐसी जो हाइपोथेसिस है जो कई एक्सपेरिमेंट से टेस्ट की जाए, वो आगे क्या करती है, थ्योरी बनाती है। अ गुड थ्योरी इज प्रिडिक्टिव एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, कि प्रिडिक्टिव का मतलब होता है कि जिस पर क्या होता है, पहले से उसके जो चांसेस हैं फाल्सिफिकेशन के वो बहुत कम हो, और उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। उसके बाद आगे बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड थ्योरी इज दैट इट मे सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस, और ऐसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्टिव। कि एक थ्योरी क्या होती है, जो बेस्ट थ्योरी है वो प्रिडिक्टिव भी होती है और प्रोडक्टिव भी होती है, चांसेस ऑफ फाल्सिफिकेशन भी कम होते हैं, और ये क्या करती है, नई हाइपोथेसिस भी क्या करती है, आगे फिर ये बनाती है। In case of non-productive theory, or if one of the hypotheses is falsified, it can lead to rejection of the theory. However, in case of productive theory, the testing goes on. कि अगर क्या होता है, कोई ऐसी थ्योरी है जो प्रोडक्टिव नहीं है, ठीक है, या उसकी हाइपोथेसिस क्या हो गई है, वो रिजेक्ट हो गई है, तो ये फिर क्या करेगी, ये फिर थ्योरी की रिजेक्शन में बन जाएगी। लेकिन अगर क्या होता है कि जो प्रोडक्टिव थ्योरी है वो जो है वो टेस्ट होती जा रही है और वो आगे फिर चलता ही जाएगा, यानी कि जितनी प्रोडक्टिव थ्योरी होगी उतने ज़्यादा उस पर टेस्ट होंगे और उतना ज़्यादा फिर उस पर जो साइंटिफिक कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा होता जाएगा। और बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करेंगे, बहुत सारे एंगल्स के ज़रिए से इस थ्योरीज पर काम करेंगे, और थ्योरीज पर काम करने का सिर्फ एक ही मकसद था, इन्होंने सब ने डिफरेंट वेज यूज़ किए, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए, और प्रोटोकॉल करके इस्तेमाल करके इनका क्या था, आगे फिर जो है अगर सब के सब एक ही पाथ की तरफ चले जाते हैं तो फिर उसका नतीजा क्या होता है, ये बन जाता है लॉ। तो साइंटिफिक लॉ क्या होता है, साइंटिफिक लॉ होता है, अ साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, कि एक ऐसी थ्योरी जो क्या की गई है, इररिफ्यूटेबल है, जिसको रिफ्यूज नहीं किया गया, जिसमें नो की ऑप्शन नहीं आई, इसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक लॉ। तो अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इनफैक्ट मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज अ चैलेंज एंड एक्सर्ट ग्रेटर एफर्ट टू डिस्प्रूव द थ्योरी, कि वो उस थ्योरी को डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हैं एज अ चैलेंज, उसके सारे एंगल्स को देखते हैं, बहुत सारे एंगल्स को देखने के बाद फिर वो अगर क्या होता है, फिर भी वो सही जा रही है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लॉ बन जाएगा। इफ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, इट बिकम अ साइंटिफिक लॉ। अगर जो बहुत सारी जो
एक्सपेरिमेंटल टेस्ट हैं वो चलते जा रहे हैं और इस मशकूक अप्रोच को ये जो थ्योरी है फेस कर जाती है, तो ये फिर क्या करेगी, ये आगे लॉ बना देगी। एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजी इज शॉर्ट एंड लास्ट बिकॉज इलूसिव नेचर ऑफ लाइफ, कि अब जो लाइफ है ये बड़ी इलूसिव होती है, इल्यूजन्स होते हैं, इसमें बड़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लॉ रेयर्स हैं, लेकिन इन रेयर में भी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एक हार्डे-वेनबर्ग लॉ है, उसके बाद मेंडल्स के लॉज हैं इनहेरिटेंस के, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो ये सारे क्या हैं, ये लॉज हैं और ये इस सारी जो अप्रोच है इस बायोलॉजिकल मेथड को, इस पूरे सेटअप को, इस सारे प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करके ही आगे बने हुए हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो हम समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज साइंस। तो साइंस क्या है, एक ऐसा नॉलेज है जो क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद आगे लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं। ऐसे नॉलेज को हम क्या कहते हैं, साइंस। इसके बाद हमने बात की तो बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजी भी एक साइंस है। तो बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, वो सेट ऑफ प्रोसेसेस इन विच वी सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या होता है, एनी इशू रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, के कोई भी इशू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम करते हैं। ये बजाते खुद साइंटिस्ट के माइंड में आ जाता है, बायोलॉजिस्ट के माइंड में भी आ सकता है, या फिर जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं जी ये बायोलॉजी का प्रॉब्लम है, आप इसको हल करें। तो उसके बाद फिर हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव भी हैं, क्वांटिटेटिव भी हैं। 5 सेंसेस और टूल्स को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद फिर आगे क्या होता है, हाइपोथेसिस, कि ये ऑब्जर्वेशन तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हम इनको टेस्टेबल फॉर्म में नहीं लेके आएंगे। तो हम इनको ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके ज़रिए से क्या होगा, आगे फिर टेस्ट किया जा सके। तो फिर हमने इसमें से 2 मेजर बातें की थी। एक क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। कि डिडक्टिव में क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ मूव करना होता है, और इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करना होता है। अब जब हाइपोथेसिस बन जाती है, हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम जो है ना, हाइपोथेसिस बनाने के लिए डिडक्शंस यूज़ करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हाइपोथेसिस जब बन जाती है तो उसके बाद हमने इसको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना है। तो अब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको ट्रीटमेंट दी जाती है, और एक कंपैरिजन ग्रुप होता है जिसको कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के ग्रुप को हम कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन के बाद हमें रिजल्ट मिल जाते हैं येस और नो की फॉर्म में। और अगर क्या होता है, नो है, तो फिर हम क्या करेंगे, मजीद उसको मोल्ड करेंगे, मोल्ड करके फिर हम पीछे की तरफ चले जाएंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स। और अगर येस आ जाता है तो येस हमें ले जाएगा किस तरफ, थ्योरी एंड लॉ की तरफ। तो थ्योरी क्या होती है, थ्योरी ये आमतौर पर वर्चुअली इररिफ्यूटेबल हाइपोथेसिस है, और जो बहुत ज़्यादा आगे थ्योरीज हैं वो अब जब आगे क्या करती हैं, एक पूरा का पूरा सेटअप बन जाता है इन सब स्टेटमेंट का। और उसके बाद इसमें जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट के काम करने के बाद जब थ्योरीज की कोई हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होती, तो फिर आगे इसको क्या कर दिया जाता है, लॉ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और लॉ क्या होता है, यह यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर है, और इसकी आगे फिर इन सब की आगे फिर प्रेजेंटेशन की जाती है। प्रेजेंटेशन एक अलग टॉपिक है, ये कभी हम मौका मिलेगा तो हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए बेटे इतना ही। इसके बाद फिर आगे हम जो है ना वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।